Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show at J Presents Funwiz Talks. So guys, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ रेप्को होम फाइनेंस के अराउंड। रेप्को होम को सिलेक्ट करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न ये कि अभी जिस प्राइस पे है उससे जब 3 गुना प्राइस पे था तब मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस पॉइंट पे मैंने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। अब तुम बोलोगे हेमंत अभी के प्राइस से 3 गुना था तब आपने ऐड किया था, तो अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। येस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा लेके आ रहा हूँ टू एनालाइज कि अभी रेप्को होम फाइनेंस हमें बेच के भाग जाना चाहिए या बने रहना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली रेप्को होम फाइनेंस में, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा जो भी ट्रेड प्लान है वो क्या होना चाहिए। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू रेप्को होम फाइनेंस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। या एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड एक और स्टॉक बताऊंगा जो हद से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, जिसको हमें खरीदना चाहिए। उस पर मैं फुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फुल वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन उसका डिस्कस मैं एंड में जरूर करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यार मेरी स्क्रीन पे मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ रेप्को होम फाइनेंस की वेबसाइट। सो इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इसके बिजनेस के बारे में कि किस किस चीज में ये कंपनी बिजनेस करती है। वेल, नाम से प्रिटी क्लियर, रेप्को होम फाइनेंस लोगों के होम को फाइनेंस करती है। स्टिल थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसके फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी में किस किस शेयर होल्डिंग की कितनी, किस किस DIIs, FIIs एंड रिटेलर्स की कितनी होल्डिंग्स है, वो सब उन सब पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे इसके टेक्निकल्स के बारे में कि जो भी चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बेसिस पे, वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इस पे अभी हमें क्या करना चाहिए। So all those things we are going to discuss in this video. Let's get started. So यार पहले सेक्शन पे चलते हैं। तो दिस इज द रेप्को होम फाइनेंस। तो रेप्को होम फाइनेंस, वी वैल्यू योर ड्रीम। या सो यार सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रोडक्ट्स में ये ड्रीम होम लोन को, होम के जो भी मेक ओवर करते हैं उसको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं, प्लॉट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, NRI हाउसिंग लोन, और ऐसे ऐसे करके इनके कई सारे लोन्स हैं। तो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, लोन टॉप अप, टेक ओवर लोन एंड ऑल बहुत सारे तरीके के इनके लोन है। ये ना व्हीकल को फाइनेंस करते हैं, ना एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं, ना पर्सनल लोन देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ होम लोन ही देते हैं। होम लोन में भी 3-4 तरीके के देते हैं। एक तो जो घर खरीदने के लिए लोन होता है, एक होता है घर की रिनोवेशन के लिए जिसको इन्होंने बोला है यहाँ पे होम मेकओवर लोन, और एक होता है प्लॉट को लोन की प्लॉट खरीदने के लिए लोन दे दिया है। लेकिन अगर मैं जाके देखना चाहूँ तो या मतलब बेसिकली हाँ, मतलब ये उन्हीं प्लॉट पे लोन देते हैं जिन पे लोग जो भी है कंस्ट्रक्शन करने की का प्लान कर रहे हो। लोन अप टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, कस्टमर हैज टू पुट अप रेजिडेंशियल हाउसिंग यूनिट ऑन द सेट प्लॉट। मतलब कस्टमर को जो है उस पे बिल्डिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, उस पे हाउसेज क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये लोन देते हैं। तो काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं इनकी एंड जो भी, मतलब बिजनेस इज डूइंग गुड। सो बिजनेस की तरफ से कोई भी इशू नहीं है। बैंक्स है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, लोग घर खरीदते ही हैं। ऑल्दो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हमें इस एज में घर नहीं खरीदना चाहिए, 25 में नहीं खरीदना चाहिए, 30 से 35 to 40 की एज में घर खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करके अपनी काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम वेयर वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। बट ठीक है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कमिंग डेज में उस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि वेदर वी शुड बाय अ होम और रेंट अ होम। बट या बहुत सारे लोग, मेजोरिटी भी क्या, मतलब मोर देन 95% ऑफ इंडियंस, देयर पेरेंट्स एंड इवन अवर यंग जनरेशन स्टिल बिलीव्स कि घर तो अपना होना ही चाहिए। अब क्योंकि टीवी एड्स में भी ये बेचा जाता है कि घर तो खुद का होना ही चाहिए। अब घर खुद का होगा तो उसके लिए लोन लगेगा, क्योंकि घर तो इतने महंगे आते हैं कि तुम अपनी सैलरी से तो नहीं बना सकते। मतलब 2-3 साल 5 साल भी सैलरी सेव करके मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई घर खरीद सकता है। तो होम लोन की रिक्वायरमेंट उसमें होती है। तो इनके बिजनेस को कोई इशू है नहीं। नाउ हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स को। या सो फंडामेंटल्स में अगर मैं जाके देखूँ तो कंपनी मात्र 808 करोड़ की कंपनी है। लेकिन जब मैंने डिस्कस की थी तब ये लगभग 2000 करोड़ की कंपनी थी, 2300 करोड़ आई गेस टू बी प्रिसाइज। तो वहाँ से ऑलमोस्ट मोर देन 70% का फॉल आया है इसमें। और अगर अभी मैं इसके फाइनेंशियल पर डिस्कशन करना चाहूँ कि अभी के क्या स्टैट्स है, तो करंट प्राइस इज 129, बुक वैल्यू इज 357। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि कंपनी अगर अभी की अभी अपना बोरिया बिस्तर बंद करके जाना चाहे तो आपको मिनिमम 357 रुपीज़ मिलेंगे। एंड कंपनी बिक कितने की रही है, 129। तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड। कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। बैलेंस शीट में मैं एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ बस, फिक्स्ड एसेट्स में अगर मैं जाऊँ तो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ की, यार ये पुराने के प्राइसेस पे होती है। अभी लैंड को लेके थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो इनकी रियल वैल्यू बुक वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और बाकी तो इनके ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन एंड ऑल है, बाकी तो सब ठीक है।
बाकी कुछ भी एबनॉर्मैलिटी या कुछ ऐसा एसेट में कुछ खास नहीं है कवर करने के लिए। खुद का पैसा देके, खुद का पैसा होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनकी। और अगर मैं सीधा फाइनेंशियल पे डिस्कस करता हूँ, पी रेशियो इनकी 4 की पी रेशियो है। यार ये धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है, अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन थोड़ी सी कम होने पे मुझे एक पॉइंट याद आता है कि अ बैड क्वार्टर और अ बैड ईयर ऑफ अ स्मॉल कैप कंपनी और अ ग्रेट कंपनी इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर मोर स्टॉक्स। कीप इन माइंड, मात्र 808 करोड़ की कंपनी है, तो अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो वॉल्ट को लेके जो भी सिनेरियो हुआ है ना इन दिनों क्रिप्टोज एंड ऑल स्कैम को लेके, तो उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा टच हुआ। मैंने 1% भी इन्वेस्ट नहीं किया था, ऑल्दो मैंने बिटकॉइन पे बस एक बार वीडियो बनाई थी कि मैं बिटकॉइन पे जुआ खेल रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ। मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा खुद का इन्वेस्ट करने का मन नहीं किया था, तो मैंने नहीं किया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता के चल रहा हूँ कि क्योंकि देर आर मैनी यूट्यूबर्स, तो वो उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्रिप्टो को लेके क्या हो गया। तो मैं लाइव चैट पढ़ रहा था, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि अरे तुम्हारी वीडियो देख के हमने 1 करोड़ लगा दिया, 2 करोड़ लगा दिया, तुम्हारी वजह से हमारा लॉस हो गया। वो उन पे काइंड ऑफ ब्लेम कर रहे थे। तो मैं 2 चीज़ों से बचने के लिए आपको अच्छे से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। पहली बात, मुझ पर ब्लेम मत करना, और दूसरी बात, यार मैं नहीं चाहता तुम्हारा लॉस हो। मैं लिटरली बैठ के मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी जो भी 100, 200, 500, 1000 जितने भी व्यूज आते हैं, किन्हीं 2-3 लोगों का भी अगर उससे अच्छे से प्रॉफिट हो गया ना, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने से मैं क्यों मना कर रहा हूँ? बिकॉज इट इज़ अ रिस्की कंपनी, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में एसिमेट्रिक रिस्क होते हैं। व्हाट आर दिस एसिमेट्रिक रिस्क? एसिमेट्रिक रिस्क आर बेसिकली हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न कंपनी। जब बेसिकली क्रिप्टो को भी लोग इसी तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि एसिमेट्रिक रिस्क है, या तो 100x होगा या 0 हो जाएगा, तो बहुत लोगों का 0 हो गया। यहाँ पे भी 10x 11x होने का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन 0 मेरे को नहीं लगता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस और हो सकता है। लेकिन ये ऑलरेडी इतनी गिर चुकी है, तो और कितनी ही गिरेगी, ये पॉइंट भी मैं नहीं रख रहा हूँ, और गिर सकती है। इट इज़ अ फॉलिंग नाइफ, बट देर आर सम सिचुएशंस वेयर इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू कैच अ फॉलिंग, एंड येस आई एम कैचिंग दिस फॉलिंग नाइफ वंस अगेन। मैंने पहले अपना पोर्टफोलियो का 2% इन्वेस्ट किया था, और अब मेरा पोर्टफोलियो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, सैलरी आती है, मैं वो भी ऐड करता हूँ। तो अब मेरा जो 2% की डेफिनेशन है मेरे लिए, वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहूँगा इसमें। या तो बेसिकली अभी हम इसके फाइनेंशियल पे डिस्कस कर रहे थे यार। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज आर गुड। बैंक के केस में 9-10% की, 8-9% की वैल्यूज अच्छी होती हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो, बैंक्स का बिजनेस ही होता है लोगों से डिपॉजिट लेके आगे डेट देना, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनेंशियल्स को लेके मेरे को कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। अगर प्राइस देखे तो मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल है। एक बार मैं आपको 10 ईयर लेवल पे ले जाके दिखाना चाहता हूँ इसका प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। लिटरली ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं पी रेशियो के टर्म्स में एक बार सेट करके आपको दिखाना चाहूँ, तो पी रेशियो एक टाइम पे इसका 35 के राउंड हुआ था। ग्रोथ काफ़ी अच्छी मेंटेन थी, अभी उतनी अच्छी नहीं है, और थोड़ी सी ग्रोथ कम ही हुई है, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो 4 के अराउंड आ गया है। इतना पी रेशियो इसका सस्टेन नहीं करता है। पेंडेमिक में भी 2 के अराउंड आया था, उसके बाद वापस से 7-8 गया था पी रेशियो, अब अगेन 4 पे आया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इसको बढ़ना चाहिए। मीडियन पी रेशियो भी 17.4 है, तो कंपनी के बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यू इनके ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन है, कुछ बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ अभी रिसेंटली नहीं दिखी है। ऑल्दो इसकी एक अच्छी बात है कि पेंडेमिक में भी इस कंपनी ने ग्रोथ शो की थी। मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे है कि पेंडेमिक में ग्रोथ शो की थी, लेकिन अब इनके लॉसेस थोड़े बढ़ गए हैं। उसका रीज़न जहाँ तक मेरे को लगता है कि इनके एनपीएस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो जब ये एनपीएस को एज अ एक्सपेंस दिखाते होंगे, तो उस वजह से इनके लॉसेस शॉर्ट टर्म में बढ़ रहे होंगे। तो जैसे अपने ये एनपीएस को एक्सपेंसेस में दिखा के राइट ऑफ करते जाएंगे, कुछ टाइम तक हो सकता है कि प्रॉफिट की फिगर्स कमी मेंटेन रहे, लेकिन जब थोड़ी सी बुक्स क्लीन होंगी, चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 100 करोड़ के अराउंड आने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ मैं कि वैसे ही 100 करोड़ और 106 करोड़ के प्रॉफिट्स आने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। पहले भी इनके साथ हुआ था 100 करोड़ के प्रॉफिट, देन फिर 70 करोड़ तक गिर गए थे, फिर दोबारा से 100 करोड़ आए, 110 करोड़ के अराउंड आए, इन्होंने वो प्रॉफिट लेवल्स रिक्लेम किए। तो मेरी अजम्पशन है एंड मेरी होप है कि ये प्रॉफिट्स फिर से ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। ईयरली देखे तो, क्योंकि यार देखो, मैंने ये बातें हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ कि जाने चाहिए जाएंगे, इन्होंने ग्रोथ शो की है। 11 साल में ये कंपनी ऑलमोस्ट 6 गुना ग्रो की है। मार्च 2011 में जो कि इनके प्रॉफिट हुआ करते थे 216 करोड़, वो अब हो चुके हैं 1290 करोड़। कंपनी ने वो ग्रोथ शो की है। वेट, मैं
तो यार मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देखना चाहूँ तो इन्होंने 6 साल में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है हमें। इनके लिटरली जो कि 700 करोड़ के अराउंड के प्रॉफिट हुआ करते थे वो अब ऑलमोस्ट 1300 करोड़ हो चुके हैं और 1370 करोड़ रीच किया है। तो दे हैव दैट पोटेंशियल ऑफ डबलिंग देयर रेवेन्यू एंड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उन्होंने अपनी सेल्स को किया था। इनके पास ये पोटेंशियल है कि 5 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है और प्रॉफिट को भी लगभग 2.5-2.6 टाइम्स किया है। तो आई एम अज्यूमिंग, देखो यार वोलेटिलिटी बीच में आती रहती है, लेकिन इस तरह की चीजें कंटिन्यू रहे तो ऐसी छोटी कंपनीज तुम्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती हैं। जो तुम 2-2 रुपए के मल्टी बैगर को चेस करने की कोशिश करते हो ना, उन्हें चेस मत करो। करना है तो इन्हें चेस करो, लेकिन कीप इन माइंड एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ 2% से ज्यादा नहीं लगाना। मैं 2% इन्वेस्ट कर चुका हूँ और जैसे जैसे सैलरी आएगी मेरा 2% की डेफिनेशन अगर बढ़ती जाएगी तो मैं धीरे धीरे मे भी अपनी एलोकेशन इसमें बढ़ाऊँ, डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। बोरोइंग्स भी इनकी लगातार बढ़ रही है। बोरोइंग्स इनका वही है कि लोगों से कितनी डिपॉजिट लेते हैं, ये लगातार बढ़ रही थी, बस इस बार थोड़ी सी कम हुई है, होंगे कुछ रीजंस। और अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो साइकिल, जो भी कैश फ्लो बुक है वो बैंक से कहते हैं थोड़ी डिफरेंटली वर्क करती है। तो यहाँ पे हम सीधा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देख के कुछ भी जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट, एफआईआईएस ने थोड़ी सी सेलिंग की है, डीआईआईएस ने भी थोड़ी सी सेलिंग की है और पब्लिक की होल्डिंग हमें लग रहा है कि बढ़ रही है, लेकिन एक बार मुझे एक्सपेंड करके देखने दो कि पब्लिक की सही में बढ़ रही है या कौन बाय कर रहा है इसे। या सो बेसिकली निप्पॉन इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में जो है 1.12% है और रिलायंस में था पहले। अच्छा, इस रिलायंस का हो सकता है रिलायंस का नाम चेंज होके निप्पॉन इंडिया इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हुआ हो, क्योंकि ये 1.12 एग्जैक्टली यहाँ पे आ गई है। तो ठीक है यार, ऑलमोस्ट 24% रिटेलर्स के पास है, बाकी सारा पैसा बिग प्लेयर्स के पास है। और मेरा यही क्राइटेरिया रहता है कि अगर इवन इफ कंपनी स्मॉल कैप, रिटेलर्स के पास 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेक। तो यार देखो, ये जो बुक वैल्यू में जो मिसमैच है ना, ये बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी। थोड़े हाई प्राइस पे मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, आई एग्री, लेकिन उस प्राइस पे भी जो मैंने टारगेट रखा था ना, वो टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था। तो मैंने ये वीडियो लगभग यहाँ कहीं प्राइस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे जो इनकी डेप्थ होती है वही टारगेट होता है, वही आगे जाके टारगेट बनता है। तो एक सेकंड, मुझे बस एक बार मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे जो है मैंने टारगेट रखा था, यहाँ से लेके जितना ये नीचे जाता है उतना ही फिर इसको ऊपर जाना होता है। वेट अ सेकेंड, या सो बस लगभग वहां तक गया था, लेकिन थोड़ा सा पहले ये नीचे आ गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया उसके बाद से। अब ये किस लेवल पे अवेलेबल है एक बार वो भी देख लेते हैं। मैं सीधा आपके सामने इसको ऑल पे सेट करता हूँ और ये अपने लिटरली ऑल टाइम लो लेवल पे अवेलेबल है। ऑल टाइम लो मार्च 2013 में जिस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी अराउंड, ये उसी प्राइस पे अवेलेबल है नाउ। क्या प्रॉफिट उस प्राइस पे? मेरे को तो नहीं लगता। बेसिकली इनके जो स्टैंडअलोन है, स्टैंडअलोन चार्ट्स में इनके प्रॉफिट, सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इनके प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं, वो स्टैंडअलोन में दिख रहे हैं। तो स्टैंडअलोन की फिगर एक बार मैं ओपन करता हूँ जस्ट से। या सो यार इनकी लिस्टिंग हुई थी एक सेकेंड, या 2013 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तब इसके प्रॉफिट क्या थे? मात्र 80 करोड़ के अराउंड के इसके प्रॉफिट थे। और अब इसके प्रॉफिट क्या है? आपके सामने है, आपके सामने। अब इसके प्रॉफिट है लगभग 200 करोड़ एंड स्टिल ये मुझे उसी प्राइस पे मिल रहा है जो उस प्राइस तब मिल रहा था। तो मैं तो यार यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसको ऑल टाइम हाई लेवल बनाना चाहिए, अपना अचीव करना चाहिए। और जो हमारा छोटा सा ये टारगेट था, एक बार वापस से 1 ईयर चार्ट पे जाते हैं, और जो हमारा ये टारगेट था दैट इज 24% का जो हमने टारगेट डिसाइड कर रखा था, विच इज़ अराउंड दिस 425, ये लेवल हमें जल्द से जल्द इसके दिखने चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि 2 साल या 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगेन, या जिस प्राइस पे अवेलेबल है 3 साल भी लग जाता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होंगे। अब एक चीज़ तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि हेमंत, एक और तो तुम कह रहे हो इसको पहुंचने में 3 साल लगेगा, ये लगेगा, लेकिन यहाँ पे तुमने डिस्कस किया था तो 24% का गेन भी 3 साल में मिलेगा, तो बहुत ही गंदा रिटर्न है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एग्री। सी, मैं बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करता हूँ ऐसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर कप विद हैंडल पैटर्न के ऊपर, तो बहुत सारे स्टॉक्स जल्दी रिटर्न्स दे देते हैं, बहुत स्टॉक्स नहीं भी देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। तुम गारंटीडली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे स्टॉक रिटर्न्स देंगे ही। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे तो जो बहुत टाइम तक नीचे रहेंगे। लेकिन मेरा क्या मानना है कि ये बहुत टाइम नीचे स्पेंड कर चुका है, अब इसका टाइम ऊपर जाने का है। ऑपरेटर्स को जितनी गेम खेलनी थी उन्होंने खेल ली, जितने लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह जो भी ट्रिगर कराने थे वो सब वो करा चुके हैं। अच्छे लोग इसको छोड़ के जा चुके हैं स्टॉक को। प्लस एक बार मैं फिर से फाइनेंशियल पे लेके जाना चाहूँगा।
4 की पी पे अवेलेबल है, तो यार 4.2 की पी के स्टॉक को बेचने में मैं तो 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप बेचना चाहते हो तो दैट इज़ योर चॉइस। मैं तो इस स्टॉक को नहीं बेचना चाहता हूँ। नाउ वन मोर थिंग, दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करनी है, बिकॉज अगेन अकेले अमीर बनने में कुछ मज़ा नहीं है। दोस्तों को साथ लेके चलो, उन्हें भी एजुकेट करो, उन्हें भी ऐसे स्टॉक्स की गाइडेंस दो कि एटलीस्ट एनालाइज कैसे करते हैं। क्यों मैं जिनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को कंसीडर करता हूँ। रैंडमली जस्ट कोई स्टॉक मोमेंटम में है, मैं ऐसे लॉजिक नहीं देता हूँ कि ये स्टॉक मोमेंटम में है, तेजी में है, पकड़ लो। वो लॉजिक मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। नाउ मैंने प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं एक शेयर और शेयर करूंगा जिसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, एंड द कंपनीज नेम इज पीएनबी। या इट्स पंजाब नेशनल बैंक। सीधा सीधा गया, 30 रुपये का शॉक प्राइस है, मात्र 88.6 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू। तो 90 रुपये के अराउंड तो जाना चाहिए यहाँ से। सिर्फ 8 की पी रेशो पे अवेलेबल है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। बहुत क्विकली मैं इसके फंडामेंटल्स पे जाऊंगा क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो में जल्दी बनाऊंगा। और जो भी इसके पुराने लॉस आ रहे थे, पुराने जो भी पाप किए थे इन बैंक्स ने, वो सब ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। ईयरली प्रॉफिट देखा जाए तो वो अच्छी खासी फिगर्स आनी शुरू हो गई हैं। आई वुड से ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, बट काफ़ी अच्छी फिगर्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है आई वुड से। तो इस पर डिटेल वीडियो मैं काफ़ी जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। मीनवाइल रेपको होम्स फाइनेंस इज अ ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल कीप ऑन एक्वायरिंग इट, कीपिंग इन माइंड कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना। कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।